हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राज जांगिड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है, मतलब कौन से कंपोनेंट क्या वर्क करते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिजिटल कंप्यूटर जो 01 पर वर्क करता है वो आखिर वर्क 01 कैसे बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मेजर हार्डवेयर है हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर वो किस तरह से वर्क करते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो हार्डवेयर है मेन मेन वो सी के प्रोग्राम को कैसे रन करने वाला है फ्यूचर में। तो ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, और सी में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए। अब शुरुआत करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर की। तो हमने कहा था कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डेटा पर वर्क करते हैं। बाइनरी डेटा, आप इसको बाइनरी डिजिट भी कह सकते हो या बिट्स भी कह सकते हो या सिंपली बाइनरी भी कहा जा सकता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है जो कि डीसी पे वर्क करता है। उसी डीसी से हम लोग 01 बनाते हैं। ओके, तो आपने आज से पहले या फिर स्कूल्स में कॉलेज में बहुत जगह सुना होगा कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स, वो जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें एक हार्डवेयर होते हैं, कुछ इनपुट होंगे, कुछ आउटपुट होंगे, कुछ प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं हार्डवेयर के बारे में और उनको एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे डिजिटल कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है, ओके, उसको कैसे नाम मिला है, क्या नाम मिला है, वो देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो डाटा को हमसे एक्सेप्ट करता है, उस डाटा पर प्रोसेस करता है और उससे एक आउटपुट जनरेट करता है। तो जब कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, तो वो प्रोसेस कैलकुलेशन वाला प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? कैलकुलेशन वाला। तो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर जितने भी उनको बाइनरी मिलती है, वो उसको कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में मेजरली दो तरह की कैलकुलेशंस होती है। एक कैलकुलेशन होती है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा कंप्यूटर अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और हमारा जो कंप्यूटर है वो 01 पर इन कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। कौन सी कैलकुलेशन करता है फ्रेंड? लॉजिकल कैलकुलेशंस, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, इक्वल टू, ओके, और लॉजिकल एंड, चलो मैं एंड लिख देता हूँ, एंड और एक्सेट्रा। तो ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता करता है, साथ में लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। किस पर? बाइनरी पर। तो जाहिर सी बात है कि हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऐसा हार्डवेयर जरूर होगा जो ये काम कर रहा होगा। ओके, तो वो हार्डवेयर ये वाला हार्डवेयर है। ओके फ्रेंड्स, ये वो हार्डवेयर हम लोग मान लेते हैं, ये वो ही हार्डवेयर है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, परफॉर्म करता है। चलिए अब इसको नाम देते हैं हम लोग। इसको नाम क्या देंगे? ये हार्डवेयर अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, इसलिए इसको नाम क्या देंगे हम लोग? इसको हम लोग नाम देंगे अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट। ओके फ्रेंड्स, उसको नाम देंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि एक ऐसी यूनिट है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको ये नाम मिला है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शॉर्ट में बात करें तो उसको हम लोग कह सकते हैं अर्थमेटिक का ए, लॉजिकल का एल और यूनिट का यू। इसको हम लोग कहते हैं ALU। तो फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में या जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ALU का, क्योंकि यही वो हार्डवेयर है जो सारे के सारे काम परफॉर्म करता है। यही वो वर्कर है जो सारे काम परफॉर्म करता है, ये वर्क करता है। ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करेगा बाइनरी पर या करेगा लॉजिकल कैलकुलेशंस। बट फ्रेंड, ये जो ALU है वो कभी सिंगुलर काम नहीं करता, मतलब अकेले कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए बाइनरी चाहिए और साथ में एक ऑपरेशन चाहिए कि उस बाइनरी पर कौन सा ऑपरेशन ये अप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ कि कौन सी बाइनरी एलियो को मिलेगी और वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये दोनों का डिसीजन, ये दोनों कॉन्सेप्ट का डिसीजन एलियो खुद नहीं लेता। एलियो परफॉर्म जरूर करता है, बट उसको ये नहीं पता कि मुझे किस बाइनरी पर परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है। ये डिसीजन उसको मिलता है सीयू द्वारा। सीयू सीयू वो हार्डवेयर है जो एएलयू को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? दो वे से। ये एएलयू को ये भी बताता है कि आपको कौन सी बाइनरी पर वर्क करना है, उसको बाइनरी प्रोवाइड कराएगा, प्लस उसको ये भी बताएगा एएलयू को कि इसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाइनरी पर। जब एएलयू के पास में डेटा आ जाता है, बाइनरी डेटा आ जाता है और ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है, तब वो वर्क करना शुरू करता है। बट वो बाइनरी क्या होगी और वो ऑपरेशन क्या होगा, इसका फाइनल डिसीजन सीयू फाइनल करता है। सीयू को हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं फ्रेंड? सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल करता है।
ये कंट्रोल करता है हमारे हमारे एएलयूज़ को। तो आप ये समझ सकते हैं सीईओ एक तरह का मैनेजर है, ठीक है? जो सिर्फ़ मैनेजमेंट करता है और हमारा ये जो है एएलयू वो एक वर्कर है जो वर्क करता है, एक्चुअल में वर्क कोई परफ़ॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही मिलकर हमारे कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं, ओके? ये हमेशा साथ में मिलकर काम करते हैं और ये साथ में ही इंटीग्रेट किए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर भी। और जब ये दोनों साथ में इंटीग्रेट किए जाते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं सीपीयू। यही होता है फ्रेंड्स सीपीयू, या फिर इसको ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो सीपीयू है, सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू है ये एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट को एएलयू और दूसरा पार्ट सीयू। या आप ये कह दीजिए कि एएलयू और जब सीयू जब कमांड हो जाते हैं तो उसको एक नया नाम मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। तो सीपीयू वो सारा काम परफॉर्म करता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सीपीयू वो हमारा हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में सबके सारे काम परफॉर्म करता है, जिसमें सीयू भी है और एएलयू लगा हुआ है। सीपीयू को हम लोग जनरल भाषा में माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। आपके लैपटॉप में आपने सुना होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर i3, ओके, i5 ये सभी के सभी इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर है। हो सकता है कि एएमडी कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर हो, ओके। अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी एक डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें भी सीपीयू ज़रूर होगा, ओके। वो सीपीयू जनरली आप लोग सुनते होंगे कि हमारे पास में स्नैपड्रैगन वगैरह है ना। तो आपने जितने भी सुन रहे हैं सीपीयू बारे, चाहे वो हमारे मोबाइल के हों, चाहे वो हमारे कंप्यूटर के हो, ये सभी के सभी सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यही वो सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है जो सारे काम परफॉर्म करता है। अब ये काम कैसे परफॉर्म करेगा? काम करने के लिए तो जाहिर सी बात है उसको डेटा चाहिए होगा। अब ये डेटा कहाँ से लाएगा? ठीक है, हम उसी की बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड हमारे जो सीपीयू है, जो काम करेगा तो उसको डेटा चाहिए होगा। डेटा जो है उसको या तो मिलता है इनपुट डिवाइसेस से या मिलता है उसको स्टोरेज से। स्टोरेज का मेरा मतलब है हार्ड डिस्क, जहाँ हमारे पास में हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। आपकी मूवीज, गाने, पिक्चर्स, है ना, या डॉक्यूमेंट, गेम्स, ये सारे जो डेटा है वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। तो सीपीयू को काम करने के लिए डेटा या तो मिलेगा इनपुट डिवाइसेस से, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे हैं इनपुट हार्डवेयर, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस या इनपुट हार्डवेयर। हम लोग यहाँ से भी कंप्यूटर को दे सकते हैं डेटा, कीबोर्ड से, माउस से, वेबकैम से, है ना, स्कैनर से, ये सभी इनपुट डिवाइसेस से। और हमारे कंप्यूटर को डेटा मिल सकता है स्टोरेज डिवाइसेस से। स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग जनरली कहते हैं एचडीडी। क्या कहते हैं फ्रेंड? एचडीडी, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। तो ये हमारे हार्ड डिस्क है जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर रहता है। अब चाहे तो ये हार्ड डिस्क हो, चाहे एसएसडी हो, चाहे पेन ड्राइव हो, हमारे पास में कोई ना कोई स्टोरेज जरूर होगी। तो हम लोग वहाँ से भी डाटा सप्लाई कर सकते हैं और हमारे इनपुट डिवाइसेस से डाटा को सप्लाई किया जा सकता है सीपीयू तक, ताकि सीपीयू उस पर वर्क करे। अब देख लेते हैं कि हमारा जो सीपीयू है उसका और इनपुट डिवाइसेस का कोई रिलेशन है डायरेक्ट? नहीं फ्रेंड्स। और ना ही हमारे पास में सीपीयू और हार्ड डिस्क का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मेरा मतलब ये है, अगर इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो सीपीयू हार्ड डिस्क में रखी हुई हर डेटा को, हर इमेज को, हर मूवीज को, हर सॉन्ग्स को, हर डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता या उसको रन कर देता। क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सी मूवीज होती हैं, बहुत से सॉन्ग्स होते हैं, और जब ऑन किया जाता है कंप्यूटर को तो सारे सॉन्ग्स एक साथ में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? सारी मूवी भी नहीं चल रही है, कुछ गेम भी नहीं चल रहे हैं, केवल वही चीज़ चलती है जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये सब चीज़ें क्यों नहीं चलती? क्योंकि हमारा सीपीयू और हमारे जो स्टोरेज है उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। अगर होता तो ये सब कुछ चला लेता इसमें जो होता, ऑन करते ही सारे गाने, सारी मूवी सब शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर ये कैसे काम होता है? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो काम किस तरह से होगा? तो देखते हैं वो काम किस तरह से किया जाएगा। ये हार्ड डिस्क जिसमें हमारे पास डेटा है, अब डेटा कुछ भी हो उसको हम लोग D1, D2, D3 इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके, समझने के लिए। अगर हमें जिस डेटा पे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के अंदर कि हम लोग जिस डेटा को चलाना चाहते हैं, जिस फाइल को चलाना चाहते हैं, जिस मूवी को चलाना चाहते हैं, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे क्या होता है? क्लिक करने पर आप जब किसी भी डेटा पर क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी बनती है और वो कॉपी चली जाती है एक स्पेशल हार्डवेयर में। इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं फ्रेंड? मेमोरी। ये वो हार्डवेयर है
जब हम लोग किसी भी डेटा पर जाकर क्लिक करते हैं हार्ड डिस्क में, या जब भी हम लोग कीबोर्ड पर कुछ भी प्रेस करते हैं, तो डेटा सबसे पहले जाएगा मेमोरी में। ओके, अब जो डेटा मेमोरी में जाएगा, सीपीयू केवल उसी डेटा को रन करेगा। कहने का मतलब ये है कि सीपीयू मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। डेटा तो आपके पास खूब सारा है, लेकिन आपको जिसको चलाना है, ओके, उस डेटा को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं मेमोरी में। और जैसे डेटा मेमोरी में आता है तो हमारा सीपीयू उसको रन करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से अगर मेरे पास जो भी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है, ओके, वहाँ से हम लोग जो भी डाटा देते हैं वो डाटा पहले जाएगा मेमोरी में। ओके, देन वो हमारे पास में सीपीयू उसको रन करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं किसी D1 डाटा पर हमने क्लिक किया, तो D1 डाटा यहाँ आ गया। ओके, तो जो डाटा हमारी मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है, जो प्रोग्राम हमारी मेमोरी में अवेलेबल है, जो प्रोसेस हमारी मेमोरी में अवेलेबल है, सीपीयू केवल उसी को रन करता है। मान लेते हैं हम सी का एग्जांपल समझते हैं। फ्रेंड, जब भी आप लोग सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इसको परमानेंटली सेव करते हो। सेव करने पे वो प्रोग्राम चला जाता है हार्ड डिस्क में। ओके, अब उस प्रोग्राम पर जब हम लोग क्लिक करेंगे फ्यूचर में, या जो जो भी हम लोग आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आईडी क्या करता है, जिस प्रोग्राम को हमें चलाना है उस प्रोग्राम को वो क्लिक करता है हार्ड डिस्क से और उसको कहाँ ले आता है, मेमोरी में। जब कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में होता है तो सीपीयू उसको रन कर रहा होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम लोग गाना भी चलाएं तो गाना पहले मेमोरी में आएगा, फिर उसको सीपीयू चलाएगा। और अगर हम मुझे सी का प्रोग्राम भी रन करना है तो पहले सी का प्रोग्राम कहाँ आएगा फ्रेंड्स, मेमोरी में आएगा, और फिर मेमोरी से सीपीयू इसको रन करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास में काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। किस डेटा पर वो वर्क कर रहा है, जो डेटा मेमोरी में अवेलेबल है। ओके, और मेमोरी से मेरा मतलब आपने सुना होगा, मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। ओके, हमें सिर्फ रैम से मतलब है, ये रैम को ही मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ओके, रोम के बारे में हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो जो डेटा हमारी मेमोरी में अवेलेबल है, हमारा सीपीयू केवल उसी डेटा को रन करता है। या फिर हमारा, हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी काम हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो भी गाना चल रहा है, जो भी मूवी चल रही है अभी एट प्रेजेंटली, वो सब के सब मेमोरी में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेमोरी जो कि हमारे डाटा को स्टोर करता है। पर ये जो स्टोरेज है वो परमानेंट नहीं है। मतलब जैसे ही डाटा पर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उस डाटा को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, पर यहाँ पर जो डाटा है वो परमानेंटली सेव्ड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं कंप्यूटर को ऑफ करता हूँ, डायरेक्टली ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ खाली हो जाती है। क्योंकि ये जो स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे यहाँ पर कोई भी डाटा आता है वो परमानेंटली नहीं आता, वो तभी आता है जब उसको रन होना है, और जैसे रन हो गया, काम खत्म हो गया, वो चला गया। बट ये जो स्पेस है, ये जो स्टोरेज है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है जहाँ डाटा को परमानेंटली रखना पड़ता है। बट यहाँ पे डाटा चलता नहीं है, चलने के लिए उसको मेमोरी में आना जरूरी है, और जब मेमोरी में आएगा तब हमारा सीपीयू उसको रन करेगा। तो मान लेते हैं कोई भी डाटा D1 है जो कि हार्ड डिस्क से उठकर रैम में आया, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू जो भी काम होगा परफॉर्म करेगा, और वापस जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ डाल देगा, मेमोरी में। ओके, ये मान लेते हैं इसका रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को मेमोरी से हम लोग वापस लेके चले जाएंगे आउटपुट डिवाइसेस में। कहाँ लेके चले जाएंगे फ्रेंड, आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, और हमें आउटपुट डिवाइसेस पर उस पर्टिकुलर चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इस रिजल्ट को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं हमारे स्टोरेज में। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं या किस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में जो हमारा जो कंप्यूटर है उसका सबसे मेजर एलिमेंट होता है सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज, और साथ साथ हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड, ये था कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, और जब कंप्यूटर वर्क करता है तो कौन वर्क कर रहा है, डेटा कहाँ पर होना चाहिए, डेटा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, कौन सी जगह परमानेंट होती है, कौन सी जगह टेम्परेरी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छा पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।